नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। भारत के लिए एक बहुत बड़ी खबर आने वाली है। ये कोरोना संक्रमण के बाद भारत के लिए एक बहुत खुशी की खबर आने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक जो डिप्लोमेसी है, जो डिप्लोमेटिक विक्ट्री के रूप में उसे देखा जाएगा। भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाया जा सकता है, ऐसी संभावनाएं दिखाई पड़ रही है। जिस तरह से कोरोना वायरस के समय जो अभी स्थिति चल रही है, उस समय में वर्ल्ड ऑर्डर बदले हैं, भारत की स्थिति मजबूत हुई है। उससे तो यही लगता है कि चीन जो भारत को सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाने में सबसे बड़ा बाधा उत्पन्न करता था, वो अब ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि चीन काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से इस बीच वर्चुअल डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात की है और उनके साथ संबंध मजबूत किए हैं, उससे अब चीन ऐसे फंस गया है कि अब चाह कर भी भारत के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकता, भारत के खिलाफ वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अभी का जो समय है उसमें चीन चारों तरफ से घिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पहली बात, जो कोरोना वायरस का संक्रमण फैला तो उसमें अब अमेरिका और यूरोप के देश प्रत्यक्ष रूप से चीन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अमेरिका ने सबसे पहले WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के खिलाफ बोलना शुरू किया और उसने उसके ऊपर आरोप लगाया कि चीन के साथ मिलकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी, ये जो जानकारियां छुपाई है उसके कारण ही पूरे दुनिया में ऐसी स्थिति हो गई है। पूरे दुनिया में जो कोरोना वायरस का संक्रमण इतनी तेजी से फैला है, उसके पीछे कहीं न कहीं चीन और WHO की साठगांठ है। और इसके बाद अमेरिका ने WHO की फंडिंग भी रोक दी। ये परेशानियां जब क्रिएट हुई, उत्पन्न हो गई ये परेशानियां, तो उसके बाद फ्रांस, जर्मनी और यूरोप के जो दूसरे देश हैं, इटली और यहाँ तक कि जापान ने भी, जो एशियाई क्षेत्र की बड़ी शक्ति है, जापान ने भी चीन के खिलाफ ये बात बोलना शुरू कर दिया कि अब चीन को सही तरीके से बताना चाहिए कि कोरोना संक्रमण, जो कोरोना वायरस है, वो आया कहाँ से, वुहान के सी फूड मार्केट से आया या फिर वुहान के लैब से आया है। तो ये चर्चाएं चल ही रही थी कि WHO और चीन के बीच घमासान शुरू हो गया, क्योंकि WHO को जिस तरह से अमेरिका घेरे हुए था, उसमें चीन को ऐसा लगा कि अपना पासा भी WHO को ऊपर फेंक दें, क्योंकि इस बीच चीन ने WHO की फंडिंग बढ़ाई थी और उसे लगने लगा कि जो इस दौर में सारे आरोप चीन के ऊपर लग रहे हैं, उसको किसी तरह से WHO के ऊपर भेज दिया जाए। और इसीलिए एक रिपोर्ट आई और उसमें यह बताया गया कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने WHO के चीफ से बात की थी 21 जनवरी को, यानी कि जनवरी में ही चीन ने WHO को बता दिया था कि कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और पूरी दुनिया को इसके लिए आगाह कर दिया जाए, पूरी दुनिया को बता दी जाए कि ये जो संक्रमण फैलेगा इसके से स्थितियां बिगड़ सकती है। लेकिन बाद में WHO ने भी चीन के इस जो रिपोर्ट थी उसको खारिज कर दिया और स्पष्ट रूप से बोला कि किसी भी स्तर की बातचीत 21 जनवरी को दोनों के बीच हुई ही नहीं थी और चीन का ये जो कहना है वो पूरी तरह से गलत है। कुछ समय पहले ही WHO ने भी चीन के ऊपर ये आरोप लगाया था कि कहीं न कहीं से ये जो खबर आ रही है कि कोरोना वायरस फैला है सी फूड मार्केट से नहीं बल्कि लैब से, वो कहीं न कहीं ये दिखाई पड़ता है कि वुहान से ही ये बाहर आया है और पूरी दुनिया को अपने लपेटे में ले लिया है। तो WHO के साथ साथ अब अमेरिका, यूरोप के कई देश, अफ्रीका के कई देश, ऑस्ट्रेलिया, एशिया के कई देश जो हैं, वो चीन के खिलाफ आग उगलना शुरू कर दिए हैं, चीन को दबोचना शुरू कर दिए हैं। और अमेरिका की तो ऐसी स्थिति है कि कुछ दिनों के अंदर 85 बार अमेरिका ने चीन के खिलाफ आरोप लगाया और वहां पर रिजोल्यूशन पास करने की बात की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस और सीनेट के जो मेंबर हैं उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि कोरोना वायरस के कारण जो नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ा है उसकी भरपाई कहीं न कहीं चीन से की जानी चाहिए। तो ये ऐसी स्थिति आ गई जो चीन पूरी तरह से घिर गया और कमज़ोर हो गया है।
अब चीन की स्थिति पहले की तरह नहीं है। ये पहले कूटनीतिक की स्थिति की बात की जा रही है। कूटनीतिक रूप से चीन पूरी तरह से कमजोर हो चुका है। और दूसरा, जो आर्थिक स्थिति की बात अगर करें तो उसमें भी चीन की कमजोरी सामने दिखाई पड़ती है, क्योंकि वुहान के बाद जो हुवाई प्रांत में है और ये पूरा इकोनॉमिक जोन है जहां पर प्रोडक्शन होता है चीन का, और उसके बाद जो चीन की स्थिति रही जानकारी छुपाने की, वुहान में जब कोरोना संक्रमण फैल रहा था तो यही कारण था कि चीन इसे छुपा रहा था, बता नहीं रहा था कि वहां पर संक्रमण इतना तेजी से फैल गया है। चीन की जो रिपोर्ट आई थी, चीन ने बताया था कि 3 से 4 हजार लोग वहां मरे हैं, जबकि अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि 40 से 50 हजार कॉफिन बांटे गए थे वहां पर, यानी कि मौत इससे भी ज़्यादा हुई है, लाख में मौत हुई है वहां पर। और जब ये स्थिति सामने आती, बाहर के लोगों को, बाहर के देशों को इसका पता चलता, तो चीन को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया जाता। इसीलिए चीन ने बहुत दिनों तक ये जानकारी छुपाई रखी और उसका नतीजा यही निकला कि चीन जो वुहान को खोल के रखे हुए था, वहां पर लॉकडाउन जो किया गया था वो भी करीब करीब 3 सप्ताह 4 सप्ताह बाद, जबकि वहां पर संक्रमण फैल गया था, उसके 1-1.5 महीना बाद वहां पर लॉकडाउन की घोषणा की गई। उस समय जब तक लॉकडाउन की घोषणा नहीं की गई थी तब तक इंटरनेशनल फ्लाइट वहां पर आ जा रहे थे, और वहीं से पूरे यूरोप और अमेरिका में ये कोरोना वायरस फैल गया। एशिया के क्षेत्रों में भी फैला, वहाँ यूरोप होते हुए अफ्रीका और एशिया, मध्य एशिया के क्षेत्र, मुस्लिम कंट्री, हर जगह पर ये जो फैला है पूरी दुनिया में, वो वुहान से होते हुए गुजरा है। तो इसके कारण अब आगे के समय में भी चीन की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर होगी। जापान ने अपने यहाँ की कंपनियों के लिए पैकेज की भी घोषणा कर दी है। जापान का कहना है कि वो जो कंपनियाँ चीन में प्रोडक्शन कर रही है, चीन में अपना प्लांट लगाए हुए है, अगर वहाँ से एग्जिट करना चाहती है तो उसके लिए एक पैकेज दिया जाएगा उनको, ताकि वो जो प्लांट दूसरे देश में ले जाएं वहाँ पर, तो उसके लिए जो खर्च होगा वो जापान की सरकार उठाएगी, और वो जो वहाँ से कंपनियाँ उठेगी वो सब भारत की तरफ ही रुख करेगी, क्योंकि भारत और चीन में एक बहुत बड़ी समानता है। दोनों देशों में जो लेबर कॉस्ट है कम है और सस्ता प्रोडक्शन हो सकता है। तो चीन की आर्थिक स्थिति एक तरफ कमजोर हो रही है, दूसरी तरफ कोरोना के बाद जो दुनिया होगी, एक नए वर्ल्ड ऑर्डर पैदा होगा, उसमें भारत की स्थिति पहले से मजबूत होगी। और कोरोना के संक्रमण के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से विश्व के अलग अलग देशों को अपने तरफ मिलाया है, वो भी एक बड़ी जीत मानी जा सकती है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। उधर ब्राज़ील ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संकट मोचक बताया। तो ऐसी स्थिति में चीन, जो भारत के परमानेंट मेंबरशिप में सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ था, वो अब धीरे धीरे इस रोड़े को हटा दिया जाएगा, क्योंकि चीन अब उस स्थिति में नहीं है कि भारत को भी इग्नोर कर सके। और दूसरी तरफ जो परमानेंट मेंबर हैं, जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं, उसमें चीन के अलावा रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, ये 4 जो परमानेंट मेंबर हैं चीन के अलावा, वो सब भारत के समर्थन में हैं। भारत को स्थायी सदस्य बनाने के ये जो नीति है उसके पक्ष में है, भारत को अस्थायी सदस्य बनाना चाहते हैं। लेकिन चीन बार बार वीटो का इस्तेमाल कर देता था, जिसके कारण भारत वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। और दूसरी तरफ भारत ने भी दबाव बनाने के लिए जो G4 का गठन किया था, ग्रुप 4 का गठन किया गया है, उसमें जो दूसरे देश हैं वो भी भारत के पक्ष में खड़े होने के लिए तैयार हैं। ब्राज़ील, जो G4 के 4 देश हैं, ब्राज़ील, भारत, जापान और उसके साथ साथ जर्मनी, तो जो साउथ अमेरिका का ब्राज़ील, साउथ अमेरिका का जो देश है, वो सबसे बड़ा देश साउथ अमेरिका का ब्राज़ील है, और वो भी परमानेंट मेंबरशिप के लिए दावा कर रहा है। लेकिन जो कोरोना के समय में जिस तरह से मोदी के साथ रिलेशन बढ़े हैं, भारत के साथ संबंध और मजबूत हुए हैं, उसमें ब्राज़ील भी भारत का समर्थन करेगा। और दूसरी तरफ जर्मनी की बात जहाँ तक की जाती है, तो उसका जो दावा है थोड़ा कमज़ोर है, क्योंकि यूरोप के 3 देश पहले से ही सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं, और चौथे देश को शामिल करने की बात की जा रही है। ये
जो बात हो रही है उसमें जर्मनी ये कह सकता है कि पहले भारत को लाया जाए, उसके बाद जब इसका एक्सपेंशन होगा तो फिर हम उसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जर्मनी का दावा थोड़ा कमज़ोर है और एशिया जो इतना बड़ा महाद्वीप है उसमें सिर्फ चाइना एक है जो परमानेंट मेंबर है, दूसरी तरफ जापान जो G4 के 4 देशों की बात करते हैं, जर्मनी, ब्राज़ील, जापान और भारत, तो उसमें जापान भी है जो दावा करता है और भारत और जापान की दावेदारी लगभग बराबर है। तो और लेकिन दूसरी स्थिति अगर देखें तो चूंकि इस कोरोना के दौर में जापान और चीन के रिश्ते और ख़राब हुए हैं। पहले भी जापान और चीन के बीच कोई बहुत अच्छा रिश्ता नहीं था, कई द्वीपों को लेकर दोनों के बीच सीमा विवाद बहुत गहरा था, और इस बीच जब जापान की कंपनियां वहां से निकलेगी तो चीन की स्थिति और कमज़ोर होगी और चीन किसी तरह से जापान को आगे नहीं बढ़ने देना चाहेगा। तो इस दौर में जबकि चीन मजबूर हो रहा है तो भारत का सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य बनना थोड़ा सा आसान होता दिखाई पड़ रहा है, और अगर भारत दावा पेश जो कर रहा है उसमें चीन किसी न किसी तरह से भारत के दावे को खारिज करने की स्थिति में अभी है नहीं। लग रहा है ऐसा ही कि कुछ समय बाद जब कोरोना का संकट खत्म हो जाएगा और जो 2021 से भारत के अस्थायी सदस्य बनने की जो प्रक्रिया शुरू होगी, उस समय तक भारत इस स्थिति में आ जाएगा कि या तो भारत को वहाँ का परमानेंट मेंबर बनाया जाए या फिर अस्थायी सदस्यता को किसी दूसरे जो नियम में संशोधन करके एक लंबे समय के लिए दिया जाए और उसको कहीं न कहीं से वीटो पावर देने की बात की जाए। तो इस तरह की जो स्थितियां पैदा हुई है, चीन पूरी तरह से कमज़ोर हो गया है, भारत की कूटनीतिक जीत बताई जा रही है, और जो पूरी दुनिया की व्यवस्थाओं में परिवर्तन आया है, पूरे दुनिया के शक्तिशाली देशों का जो ये क्रम है उसमें एक बदलाव आ गया है और चीन भारत से नीचे खिसकता दिखाई पड़ रहा है, उसमें इस बात की संभावना बढ़ गई है कि भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन जाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।